Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your online class of international relations. Today is 24th of December 2020. The topic under discussion is determinants of foreign policy. Dear students, today's lecture is the continuation of our previous topic, foreign policy. Let's start our remaining determinants of foreign policy, in which number 6 is development. डेवलपमेंट से यहाँ मुराद डियर गर्ल्स ये है कि वो तरक्की याफ्ता कौमें जो अपने इक्तिसादी फोरम पर और पॉलिटिकली स्टेबल होती हैं, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती है एज़ कम्पेयर टू दोज नेशंस जो इकनॉमिकली वीक होती हैं और उसके साथ साथ उनकी फ़ौजी ताकत भी कमज़ोर होती है। उन कमज़ोर रियासतों की फ़ॉरेन पॉलिसी उन तरक्की याफ्ता रियासतों के पीछे या उनके ऊपर इन्हिसार करते हुए चलती है। इस पॉइंट के तहत यही बात आपको बताई गई है। इसका सेकंड पैराग्राफ इसको जल्दी से रीड आउट कर लेती हूँ। यूजुअली अ डेवलप्ड नेशन tends to follow an independent foreign policy, whereas a backward nation is inclined to pursue dependency policy due to its poverty and military weakness. The latter would rely on developed nations for economic development and or for its protection against a powerful enemy. Such compulsions don't normally perturb strong and developed nations. जो गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम होती हैं वो तरक्की याफ्ता अक़वाम के पीछे होती हैं और उनके ऊपर इन्हिसार करते हुए चलती हैं और उन्हें अपने दुश्मन से बचने के लिए भी उन तरक्की याफ्ता अक़वाम की मदद की ज़रूरत होती है। लिहाजा उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं होती। इन जनरल डेवलप्ड स्टेट्स हैव आ मोर एक्टिव फ़ॉरेन पॉलिसी दैन डेवलपिंग स्टेट्स। डेवलप्ड कहते हैं तरक्की याफ्ता अक़वाम को और डेवलपिंग उन अक़वाम को जो अभी तरक्की जिनकी शुरू हुई हो। द फॉर्मर due to their superior resources can afford to be more involved in external issues. However, sometimes even developing states follow active foreign policy to intervene in other countries directly or indirectly. Sukarno's Indonesia, Nasser's Egypt, गद्दाफ़ीज़ लिबिया और सद्दाम्स इराक़, ये उन रियासतों के सरबराहान के नाम उन्होंने यहाँ पे बयान किए हुए हैं कि जो मज़बूत रियासतें होती हैं उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होती है। 7 पॉइंट इज़ नेशनल एंड मिलिट्री कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि कौमी और फ़ौजी सलाहियत एक रियासत के अंदर उनके कितनी बासलाहियत कौम है, वो उनके पास फ़ौजी ताकत कितनी है और नेशनल रिसोर्सेज उनके पास कितने हैं, ये नेशनल कैपेसिटी कहलाती है। इसके बारे में देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स द मिलिट्री preponderance of a state, its technological advancement and modern means of communication. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी आपकी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेट, वाईफाई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनलाइटेंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो एसोसिएटेड विद द नेशनल कैपेसिटी। सियासी तौर पे मजबूत होना और मजबूत इदारों का होना, उसके साथ साथ इक्तसादी तरक्की, ये कौमी सलाहियत के ज़िम्रे में आती है। स्टेट्स विद एडिक्वेट मिलिट्री कैपेसिटी will have greater initiative and bargaining power in foreign policy matters. वो रियासतें जिनके पास फ़ौजी ताकत और फ़ौजी सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, वो अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर दूसरी रियासतों से सौदेबाजी करने में बहुत आगे भी होती हैं और पहला कदम भी उठाती हैं। Only those states have adopted aggressive postures that feel military strong. जो अक़वाम फ़ौजी लिहाज से मजबूत होती हैं उनकी खारजा पॉलिसी जारहाना होती है। नेशनल कैपेसिटी डिटरमाइंस एज वेल एज एग्जीक्यूट फॉरेन पॉलिसी इफ़ेक्टिवली। इफ़ द स्टेट इंक्रीजेज इट्स नेशनल कैपेसिटी, इट्स फॉरेन पॉलिसी विल नीड अ बिग चेंज. It will strive to attain a distinction in international relations. If it decreases, the state will have to
कॉम्प्रोमाइज़ विद इट्स पुअर स्टेट्स। अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो रियासतें जो अपनी नेशनल कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती हैं, उनके पास हर तरह की सलाहियत मौजूद होती है, जब वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का तयन करती हैं तो उसके तयन करने में ना सिर्फ वो आज़ाद होती हैं बल्कि वो दूसरी रियासतों की भी पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होती हैं। जबकि वो रियासतें जो कमज़ोर होती हैं और सलाहियतों की कमी होती है, उनकी खारजा पॉलिसी दूसरी रियासतों की मरहून मिन्नत होती है और उनके ऊपर उनका इन्हिसार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन बिकेम अ लेस पावरफुल स्टेट। मिसाल के तौर पर दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया एक कमज़ोर रियासत की हैसियत से सामने आया। चेंज इन इट्स नेशनल कैपेसिटी हैड कंसिडरेबली चेंज्ड ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, और उसकी कौमी सलाहियत में कमज़ोरी उसकी खारजा पॉलिसी में तब्दीली का सबब बनी। The change in the US foreign policy after the war was due to the tremendous economic growth rate and military success in the war that encouraged it to pursue a policy of involvement instead of isolation। तो जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका ने जंग के बाद अमेरिका भी गो के पहली जंग और दूसरी जंग अमेरिका की सरजमीन पर नहीं लड़ी गई थी, लेकिन अमेरिका यूरोपियन अक़वाम का इत्तेहादी था और इसलिए वो भी जंग का हिस्सा रहा है। और लेकिन उस जंग के बाद अमेरिका की हालत जो है वो कमज़ोर नहीं थी बरतानिया की तरह, लिहाजा अमेरिका ने एक मजबूत खारजा पॉलिसी अपनाई और दूसरी रियासतों को अपने साथ शामिल किया। आइसोलेशन का मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल पर तन्हाई का शिकार हो जाना। नेक्स्ट है जी आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी नज़रियाती और नज़रिए के से कहा जाता है। हर रियासत का अपनी रियासत और अपनी कौम के बारे में एक वाज़ेह आइडियोलॉजी होती है जिसके पेश नज़र वो अपनी खारजा पॉलिसी का तयन करती है। और आइडियोलॉजी भी एक अच्छा और बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है खारजा पॉलिसी के अंदर। There has been a greater debate on whether ideology persecutes as a determinant of foreign policy. Some scholars say that democratic nations believe in peace while dictatorial regimes believe in war. But reality falsifies this hypothesis. America and Britain by no means are less van prone than Russia and China। रशिया और चाइना जो है ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कहलाती हैं और अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करती हैं, और अमेरिका और ब्रिटेन जो है ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहलाती हैं। At time a leader use ideology merely to justify his policy or behavior in familiar terms that are acceptable to his countrymen. But on the other occasions, a nation goes to war not for national security but only to compel others to subscribe to its ideology. An objective view on this matter is that ideology alone is not a policy goal. This is proved by the fact that nations professing opposite ideologies live in peace with each other for several years. However, there is an other side of the picture. The foreign policy of the Soviet Union cannot be fully explained if one ignores the ideology of communism. सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी की वजाहत किए बग़ैर उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी या सोवियत यूनियन की कम्युनिज़म की वजाहत किए बग़ैर उसकी खारजा पॉलिसी की वजाहत नहीं हो सकती। वर्ल्ड रेवोल्यूशन रिमाइन वन ऑफ द चीफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर फुल फॉर्म इसकी है यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया।
Foreign policy for many years. Russian expansions after 1945 aimed at establishing communism as much as her political domination. यूएसएसआर की 1945 के बाद खारजा पॉलिसी का ये गोल रहा है कि वो कम्युनिज़म को कायम करे और ज़्यादा से ज़्यादा सियासी बरतरी हासिल कर सके. However, the role of ideology as a determinant of foreign policy should not be overemphasized. Often, ideologies are used simply to obscure the real facts of a situation or ambitions, rulers' real motives. Sometimes governments stand for certain ideas only to command popular support at home and preferably abroad also. और इसके साथ साथ आइडियालॉजीज़ जो है ये गवर्नमेंट्स अपनी आइडियालॉजी के ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को तय करती हैं और बाज़ औक़ात उनकी अपनी रियासत के अंदर भी जो आइडियालॉजी होती है उनकी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रही होती है और उनकी दूसरी रियासतों के साथ भी उनकी आइडियालॉजी सपोर्ट कर रही होती है. द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज़ डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल overtones cannot be explained except in terms of national interest. भारत की आइडियोलॉजी जो है वो उनके नेशनल इंटरेस्ट के साथ ही अटैच्ड है. उनका जहाँ कौमी मफाद होगा वो उनकी आइडियोलॉजी बन जाती है. इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट आइडियोलॉजीज डू नॉट फुली determine foreign policy objectives, although they influence to some extent their डायरेक्शंस. कि ये भी कहा जाता है कि आइडियोलॉजी जो है ये एक अकेला फैक्टर नहीं है फॉरेन पॉलिसी के लिए. हाँ, इतना ज़रूर है कि आइडियोलॉजी फॉरेन पॉलिसी के लिए सिमत का तयन करती है. आफ्टर 1986 द एंड द टेंथ हैज़ वंस अगेन returned and superpower like the USA and the USSR came closer. अब आपको ये दितांत की समझ नहीं आएगी यहाँ पर, ये थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर दूँ. दूसरी जंग अजीम के बाद कोल्ड वार का इरा आता है. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वार का इरा आता है. कोल्ड वार से मुराद ये है कि बाईपोलर उस वक्त हमारा वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें यूएसएसआर, जिसको हम रूस का नाम आजकल देते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका. एक तरफ रूस के इत्तेहादी थे तो दूसरी तरफ अमेरिका के इत्तेहादी थे. कोल्ड वार इरा ऐसा था कि दोनों रियासतें बग़ैर किसी जंग के अपने मुआहदात के ज़रिए, अपने एलाइज़ के ज़रिए, ट्रीटीज़ के ज़रिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा असरात दूसरे मुल्कों तक फैला रहे थे और आपस में जंग बंदी थी. उसको कहा जाता था कोल्ड वार इरा. कोल्ड वार के बाद फिर दितांत का इरा आता है. दितांत का इरा ये होता है कि उसमें को एग्जिस्टेंस होती है कि दोनों ब्लॉक जो है वो को एग्जिस्टेंस को के प्रिंसिपल पे कार फरमा होते हुए एक दूसरी दोनों रियासतों को सरवाइव करने के पूरे मौके भी देते हैं और उसके साथ साथ अपने एलाइज को बढ़ाने का भी. तो दितांत के पीरियड का यहाँ पे ज़िक्र है. यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान था. पीपल हैव अगेन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी. इवन एक्स प्रेसिडेंट गोर्बाचोव एंड had stressed the need for the de-idealization of इंटरनेशनल रिलेशन. गोर्बाचोव ने आइडियलाइजेशन को ख़त्म करने की बात की थी और पीपल हैव अगेन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के नज़रियाती होने की ख़िलाफ़ बातें होना शुरू हो गई थी. प्रेसिडेंट रूस के जो एक्स प्रेसिडेंट थे गोर्बाचोव ने भी इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया था कि डी आइडियलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के अंदर आइडियोलॉजी की अमल दखल को कम से कम किया जाए. ही इज़ ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट नेशंस विद ऑपोजिट आइडियोलॉजिकल सिस्टम शुड नॉट merely coexist peacefully but should move further in the domain of
कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन। उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ मुतज़ाद नज़रियात रखने वाली रियासतें भी मिलकर को एग्जिस्टेंस के तहत सरवाइव कर सकती हैं और उन्हें मुकम्मल ताउन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आइडियालॉजिकल कैंप्स और ब्लॉक्स विच इमर्ज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड नाउ। अब वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो आइडियालॉजिकल तकसीम पूरी दुनिया में हो गई थी कि एक ब्लॉक कम्युनिस्ट ममालिक का था और दूसरा ब्लॉक कैपिटलिस्ट ममालिक का था, आजकल वो तकसीम अब ख़त्म हो चुकी है। नाउ कंट्री इज़ इंटरेस्टेड इन आइडियोलॉजिकल rigidness. All these recent developments have further lowered the role of ideology in the formulation of foreign policy. इस तरह से आजकल आइडियालॉजी का रोल जो है वो फॉरेन पॉलिसी की डिटर्मिनेशन में बहुत कम हो गया है। नंबर 9 इज़ पब्लिक ओपिनियन। ये बहुत इजी है। पब्लिक ओपिनियन ये कि जिस तरह हमारी रियासत के अंदर हम तमाम लोग अपनी गवर्नमेंट के और अपनी रियासत के इक़दामात के ऊपर बातचीत करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, इसी तरह दुनिया में रूनुमा होने वाले बड़े बड़े वाक़यात के ऊपर पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और ये ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है। इससे हुकूमतें जो हैं वो बहुत से अपने फ़ैसले वापस भी ले लेती हैं और कुछ अपने फ़ैसलों में इस्लाह भी कर लेती हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर 10 डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर होते हैं जी फ़ैसला करने वाले। डिसीजन मेकर स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग बॉडी, हर रियासत के अंदर उनकी हुकूमत के पास ये हक़ होता है जो कि फ़ैसला साजी पे फ़ैसला करते हैं अपनी रियासतों के बारे में कि हमने किस रियासत के साथ ताल्लुकात रखने हैं, किस रियासत के साथ हमने ताल्लुकात किस हद तक कम करने हैं। ये सारे पॉलिसी डिसीजन मेकर्स कहलाते हैं और वही फिर पॉलिसीज़ तैयार करते हैं। हाउ डिसीजन मेकर परसीव नेशनल इंटरेस्ट, और वो अपने कौमी मफाद से रिलेटेड ये तमाम मामलात सर अंजाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी 11th पॉइंट पे डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी, के जो रियासतों के अंदर उनकी इस्तेहकाम होता है मुआशी, सियासी और मुआशरती। ये इस्तेहकाम भी फ़ॉरेन पॉलिसी के तयन में बहुत अहम मुहर्रिक की हैसियत रखता है। किसी भी रियासत का इस्तेहकाम, अगर रियासत के अंदर अफरा तफरी होगी, लोग सुकून और अमन से नहीं रह रहे होंगे, रियासत के अंदर कुछ ऐसी सब स्टेट, जैसे हमने नॉन स्टेट एक्टर पढ़ा था, नॉन स्टेट एक्टर्स की वायलेशन है, उनकी एग्रेशन है रियासत के ख़िलाफ़, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, तो ये उनको इंस्टेबिलिटी से दोचार कर देती है, रियासत को अनार्की की तरफ लेकर जाती है। लिहाजा किसी भी रियासत की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी डिटरमिन करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। नेक्स्ट ये अब हमारे स्पेसिफ़िक फैक्टर्स थे जिनका अभी हमने जायज़ा लिया। अब बहुत मुख्तसर तौर पर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स रह गए हैं, उनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो कि रियासत से बाहर के फैक्टर्स होते हैं, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैंने बताया था कि पहली जंग अज़ीम के बाद सबसे पहली एक आलमी इदारे का क़याम अमल में लाया गया जिसको हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं। उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम हुई तो यूनाइटेड नेशन का इदारा कायम हुआ जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा का नाम देते हैं। उसके तहत फिर बहुत से इदारे कायम हुए, यूनेस्को है, ILO है, WHO है, IMF है। इसमें ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है। ये तमाम इदारे जो हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर की हैसियत रखते हैं और इन इदारों की रिपोर्ट्स, इन इदारों की तजावीज़ भी फ़ॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने में अहम रोल प्ले करती है। अब एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, पूरी दुनिया के लोगों की राय, वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, दूसरी रियासतों के जो रद्द अमल होता है वो भी हमारी पॉलिसी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। द स्टेट कैन नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर स्टेट वाइल मेकिंग देयर फॉरेन पॉलिसी। मोर ओवर एवरी स्टेट हैज़ सम फ्रेंडली नेशंस और एलाइज
their reaction about a particular policy has to be given special attention. States usually never attempt to pursue those interests that are totally opposed to another state's fundamental interests. If the police ignore the reaction of other states, it has little chance to succeed. तो अगर हम दूसरी अपने दोस्त ममालिक के रिएक्शंस को कोई अहमियत नहीं देंगे तो हो सकता है हमारी वो दोस्ती का लेवल कम हो जाए और हमारा वो इत्तेहाद जो है वो भी ख़तरे में पड़ जाए। लिहाजा दूसरी रियासतों के रिएक्शंस भी फ़ॉरेन पॉलिसी की फार्मूलेशन में अहम रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है और लास्ट है हमारा ये एक्सटर्नल फैक्टर। अदर एक्सटर्नल फैक्टर में दी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट हैव आ बियरिंग अपॉन फॉरेन पॉलिसी आर जनरल वर्ल्ड कंडीशन वेदर टेंस और रिलैक्स्ड। अगर पूरी दुनिया की सूरत हाल टेंस्ड है किसी जंगी कार्रवाई की बदौलत, किसी पेंडेमिक की बदौलत, जैसे आजकल पूरी दुनिया का माहौल जो है वो कोविड-19 की वजह से बहुत टेंस है, तो ये चीज़ भी हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पे असरअंदाज होती हैं। अब देखें ये पेंडेमिक के स्प्रेड के साथ ही पूरी दुनिया ने अपने अपनी कम्युनिकेशन के चैनल्स जो हैं क्लोज़ कर लिए हैं। एयर रूट्स क्लोज़ हो गई हैं, नेविगेशन के रूट्स क्लोज़ हो गई हैं। इसी तरह दूसरी ममालिक के साथ जो ट्रेड के अफेयर्स थे वो ट्रेड के अफेयर्स में भी कमी आ गई है। बाज़ औक़ात पूरी दुनिया में अगर टेंस का माहौल है तो वो भी फ़ॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज होता है। और ऑन दी कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस सिचुएशन, अगर इस टेंस माहौल की बजाय रिलैक्स्ड माहौल है तो आप लोग देखें कि गेम्स के तबादले होते हैं, वफूद के तबादले होते हैं, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आते हैं और इस तरीके से रिलैक्स्ड माहौल वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सारी फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर करती हैं। कोल्ड वार लाइक और डिटेंट लाइक वार प्रोन और पीस ओरिएंटेड जनरल ओरिजिनल एनवायरनमेंट वेदर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल और फ्रेंडली नेबर्स। हॉस्टाइल कहते हैं दुश्मनी की और फ्रेंडली दोस्ताना की। स्पेशल एंडेमिक प्रॉब्लम्स इन्फ्लिक्टिंग द रीजन लाइक द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम इन वेस्ट एशिया। मगरबी एशिया के अंदर फ़लस्तीन की रियासत ये भी माहौल को टेंस करती है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक एन आर्म्स रेस। आर्म रेस कहते हैं असले की दौड़। हर मुल्क जो असला ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की कोशिश करता है वो भी ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए टेंशन का बायस होती है। एंड लाइक दी पैलेस्टीनियन हो गया, जिसके बाद आर्म्स रेस हो गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है। द नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम ऑफ द रेफ्यूजी प्रॉब्लम। नॉर्थ साउथ प्रॉब्लम क्या है? ग्लोबली नॉर्थ के ममालिक जो हैं वो अमीर ममालिक होते हैं और जो ग्लोबली साउथ का एरिया है वहाँ पर कंपैरेटिवली गरीब ममालिक हैं। लिहाजा ये एक टर्म बोली जाती थी नॉर्थ और साउथ की कि द रिच नॉर्थ एंड द पुअर साउथ। उसके साथ फिर आ जाती है जी दी रेफ्यूजी प्रॉब्लम। कई ममालिकों से महाजरीन दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, जैसे एशिया के अंदर रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो बर्मा से बांग्लादेश की तरफ माइग्रेट कर गए। अब सीरियन वार हुई है तो सीरिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट करके यूरोपियन कंट्रीज़ और कनाडा की तरफ चले गए हैं, तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। द प्रीवेलिंग अलायंस सिस्टम एंड पावर स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड बाईपोलर और मल्टीपोलर ऑल्सो इन्फ्लुएंस वेरियस स्टेट फॉरेन पॉलिसी। बाईपोलर कहते हैं दो सुपर पावर को, मल्टीपोलर कहते हैं बहुत सारी सुपर पावर को। और आजकल कौन सा पोलर सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में? आजकल सिंगल हायरार्की सिस्टम है जिसमें वाहिद सुपर पावर है और वो अमेरिका की है। और अब एक इमर्जिंग सुपर पावर के तौर पे जो रियासत और नेशन उभर रही है वो चाइना की है। और अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि वेदर चाइना इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी बाईपोलर अगेन। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके साथ हमारा फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्लोज़ है। इंशाल्लाह अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम अपना नेक्स्ट डिप्लोमेसी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।